हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन पेपर, जिसका पेपर कोड है ZG202425 सेवेंथ एस यानी कि सेवेंथ का साइंस 03। सो दिस इज आवर पेपर नंबर 03। क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं? 0001 एंड 02, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग 03 एंड इसके लिए आपका सिलेबस क्या था? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के आपके 10 क्वेश्चन आए थे एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के 10 क्वेश्चंस थे एंड आई होप कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। आज हम उसी क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रॉम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स? A colors of phenolphthalein indicator in acidic and basic medium respectively are। तो हमें यहाँ पे फिनोल्फथलीन का कलर बताना है। बेसिकली फिनोल्फथलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है, जो एसिड में कुछ और कलर देगा, बेस में कुछ और कलर देगा, है ना। यही तो इंडिकेटर इसका काम होता है, इसी से तो हम एसिड और बेस को पहचान पाते हैं। सो यहाँ पे क्या है? ए पिंक एंड कलरलेस, दैट मीन्स एसिड में पिंक है और बेस में कलरलेस है। सेकेंड है एसिड में कलरलेस है, बेस में पिंक है। थर्ड वन इज ब्लू एंड रेड, फोर्थ वन इज रेड एंड ब्लू। यस, सो फिनोल्फथलीन जो है वो क्या करता है? एसिड में हो जाता है कलरलेस एंड बेस में ये पिंक कलर शो करता है, राइट। एसिड में क्या हो जाता है? कलरलेस एंड बेस में ये शो करता है पिंक कलर। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 which option is correct? अब तो यहां से देखो क्लियरली विजिबल है। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फील सोपी ऑन टचिंग? ठीक है, किस सब्सटेंस को जब हम टच करते हैं तो बिल्कुल सोपी साबुन जैसा हमें फील होता है? एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स या फिर नन ऑफ दीज? तो इन सब की पता है क्या है? खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। एसिड जो होते हैं वो सार होते हैं, खट्टे होते हैं। बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं एंड सोपी टच होता है। सॉल्ट न्यूट्रल होता है ना। तो सोपी टच किसका आता है? बेस का आता है। टेस्ट में बिटर होते हैं और जब उसको टच करेंगे तो इट्स सोपी, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल इंडिकेटर? कौन सा इसमें से न्यूट्रल इंडिकेटर है? न्यूट्रल और नेचुरल, सॉरी इट्स नेचुरल नॉट न्यूट्रल। सो विच वन इज द नेचुरल इंडिकेटर? देखो कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं यहाँ पे। नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। यहाँ पे नेचुरल पूछा है। चाइना रोज पेटल, टर्मरिक, लिटमस या फिर ऑल ऑफ दीज? सो बेसिकली ऑल आर नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ दीज। Now, question number 4. So, the correct way of making a solution of acid and water is to, अगर हमें एसिड और वाटर का सोल्यूशन बनाना है तो उनको मिक्स करने का करेक्ट वे क्या है, करेक्ट तरीका क्या है, ताकि रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव ना हो, है ना। सो एड वाटर टू एसिड, हमें वाटर ऐड करना चाहिए एसिड में, या फिर एड एसिड टू वाटर, हमें वाटर में एसिड ऐड करना चाहिए। एसिड में वाटर, वाटर में एसिड, ठीक है ना। मिक्स एसिड एंड वाटर साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ मिक्स कर दो। फिर है ऐड वाटर टू एसिड इन अ शैलो कंटेनर, ठीक है। हमें क्या ऐड करना चाहिए? एसिड के अंदर वाटर ऐड करना चाहिए। तो एक बात तो बिल्कुल गांठ बांध लो। कौन सी बात गांठ बांधनी है? कभी भी एसिड में हमें क्या ऐड नहीं करना चाहिए? कभी भी एसिड में पानी ऐड नहीं करना चाहिए। हमें पानी में धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ऐड करना चाहिए टू मेक अ सोल्यूशन। क्लियर है? क्या करना चाहिए? कंटेनर ले लो, इसमें पानी ले लो। अब धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके वॉल से लगा के हमें एसिड इसके अंदर ड्रॉप करना चाहिए। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज एड एसिड टू वाटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फॉर, सो एज वी हैव डिस्कस अर्लियर कि लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो आखिरकार ये एक्सट्रैक्ट किससे हुआ है? कर्ड, ग्रेप्स, lichen या फिर cabbage? So basically litmus is extracted from the lichen plant which belongs to the Thellophyta family.
ठीक है, ये सारी चीजें आपकी बुक में दी गई है लाइकन प्लांट्स वाला। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, एक पर्पल कलर का जूस एक्सट्रैक्ट होता है, दैट इज द लिटमस। ठीक है, बाद में तो उसको हम कलर डाल के रेड रेड लिटमस, ब्लू लिटमस बना देते हैं, बट द नेचुरल कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज पर्पल इन कलर। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आर स्टमक कंटेन, हमारा जो स्टमक है, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। सो ऑल दीज फोर आर एसिड, राइट, सारे के साथ देखो नाम के पीछे भी एसिड है। सो ऑल दीज फोर आर एसिड्स इन नेचर, बट इन आवर स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट विच डाइजेस्ट द फूड, है ना, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो भी हम बैक्टीरिया इनगल्फ कर लेते हैं, निगल जाते हैं खाना खाते समय, तो वो उनको भी किल करने का काम करता है एंड हमें सेव करता है। ठीक है, समझ में आ गया। सो आवर स्टमक कंटेन, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है hydrochloric acid. Question number 6, option A is the correct answer. Now, question number 7, when we suffer from acidity we should take, जब हम एसिडिटी से सफर करते हैं, यानी कि जो एसिडिक कैरेक्टर है ना वो ज्यादा आ गया, हमने ज्यादा खाना खा लिया है ना, तो एसिडिटी हो जाती है। अब उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जनरली व्हाट वी विल डू, हम इनो ले लेते हैं, हम डाइजीन कंज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो बेसिकली दीज आर बेसिक इन नेचर, सो एसिड को तो बेस ही न्यूट्रलाइज करता है, सो इन दैट रीजन वी शुड टेक बेस। एंड बेस को हम क्या कहते हैं, या फिर ऑपोजिट ऑफ एसिड को हम क्या कहते हैं, iron tonic, vitamins, antacids and the lactocalamine. So that is called antacids, which is opposite of acid, or opposite of acid is the basis, right? So for question number 7, which option is correct? Option C is correct. Now next question, अच्छा देखो एंटासिड्स में मैं आपको बता दूं, हम नॉट CA, इट्स MgOH का होल ट्वाइस, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, डाइजीन वगैरह में प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 7, अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिव, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो हमें क्या चीजें मिलती हैं, सॉल्ट एंड वाटर, एसिड एंड सॉल्ट, बेस एंड सॉल्ट, या फिर एसिड एंड बेसिस। तो जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस मिलके क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। अब इतना हम पढ़ ही रहे हैं तो एक आध एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। एसिड हो जाएगा यहाँ पे HCl, बेस हो जाएगा NaOH, बोथ आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, so it will produce neutral salt plus water and this reaction is called neutralization reaction. ठीक है, क्या कहते हैं हम इस रिएक्शन को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया है। सो क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्ट एंड वाटर, है ना, नहीं सॉल्ट एंड वाटर, यस सॉल्ट एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 8 का विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, what color does turmeric turn when it contacts a basic substance? Okay, टर्मरिक में जब हम बेसिक सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, बिकॉज टर्मरिक इज एन इंडिकेटर, एन इंडिकेटर चेंज देयर कलर इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम, उनका अलग अलग अपना कलर होता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर टर्मरिक बेस की कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड, ब्लू, येलो या फिर ग्रीन। सो बेसिकली टर्मरिक टर्न इट्स कलर इन बेसिक मीडियम, क्या हो जाएगा, इट्स ब्राउनिश, हम बोल सकते हैं रेडिश ब्राउन, है ना, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन जंक के जैसा हमको दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे रेड लिखा है, सो वी विल पुट दिस ऑप्शन। ओके, हम इस ऑप्शन को रखेंगे रेड, या फिर अगर आपको कहीं रेडिश ब्राउन दिखता है तो यू कैन टिक दैट ऑल्सो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, so what do you call a substance that shows different color in acid, basic and neutral solution? हम उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे जो एसिड में कुछ और कलर शो कर रहा है, बेस में कुछ और शो कर रहा है, और न्यूट्रल होने पे कुछ और कलर दे रहा है। सो दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट्स, इंडिकेटर्स, रिएक्टेंट्स या फिर कैटलिस्ट। तो उसको हम कहते हैं इंडिकेटर। ठीक है, जो हमें बताता है
कि गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के क्वेश्चन आ गए हैं, सो लेट्स डू दैट। और फिजिकल चेंज इज जनरली, फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कंसिडरेबल या फिर ऑल ऑफ दीज। सो फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल चेंज, है ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है, पानी से बर्फ बना दिया, बर्फ से वापस पानी बन गया है। सो फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज या फिर दोनों ही या फिर ऑल ऑफ दीज, मतलब तो बात बराबर ही हो गई, है ना। चलो, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहे में जंग लग जाना। अब आप खुद सोचो, अगर एक बार लोहे में जंग लग गया तो क्या हम उसको क्लीन व्लीन करके वापस से एक अच्छा खासा लोहा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, वो खोखला हो गया है, ठीक है, वो डिग्रेड हो चुका है, वो खराब हो चुका है, खत्म है वो। अब उसको वापस से हम ठीक नहीं कर सकते, उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते। सो इफ वी कैन नॉट रिवर्स द रिएक्शन, दैट मींस दैट रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज, बिकॉज इन दिस अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, है ना। वहां पे आपको रेड कलर का, ब्राउन कलर का आपको पाउडर नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड जंग। ठीक है, और उसको आप वापस से चेंज नहीं कर सकते, प्रोडक्ट शुड नॉट बी कन्वर्टेड टू द रिएक्टेंट, है ना, एक नया ही प्रोडक्ट बन गया है वहां पे। कैसे? क्योंकि आयरन ने मॉइस्चर के साथ रिएक्ट किया, एयर के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, दैट्स व्हाई। तो ये एक टाइप का केमिकल चेंज है, दोनों चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये एक टाइप का केमिकल चेंज ही है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन इज नोन एज, अगर हमारे पास आयरन है, एक आयरन का मान लो रॉड है, बॉक्स है, कुछ भी है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, जिंक की कोटिंग कर दी है। क्यों हम जिंक की कोटिंग करते हैं? क्योंकि हमको आयरन को प्रोटेक्ट करना होता है, और जिंक ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर सकता है ऑक्सीजन के साथ एज कम्पेयर टू आयरन। तो आसपास की सारी ऑक्सीजन के साथ जिंक रिएक्ट करता है एंड आयरन को क्या कर देता है, सेफ कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, आयरन को वो सेफ कर देता है। एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एल्यूमिनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड आयरनिंग। तो इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, depositing a layer of zinc is known as galvanization. So question number 13, option B is the correct answer. Now next है हमारा question number 14. So which among the following is a physical change? इन चारों में से कौन सा physical change है? Again हमें पता है कि physical change is a change in which no new product is formed, and physical change is a reversible change where we can convert product to the reactant, है ना। चलिए, so burning of wood, ripening of fruits, cutting a log of wood into a small pieces and the cooking of food. तो burning of wood, अगर हमने एक बार लकड़ी को जला दिया तो वो कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको वापस से हम कन्वर्ट बैक नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो जब एक बार फ्रूट्स राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, है ना, तो वापस से वो कच्चे नहीं हो सकते। ठीक है, फिर कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू अ स्मॉल पीसेस, अगर हम वुड को स्मॉल पीसेस में कट कर देंगे तो स्टिल इट कॉल्ड अ वुड, वो लकड़ी ही रहेगा, लकड़ी का लॉग ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। कुकिंग ऑफ फूड, कच्चे खाने से हमने उसको पका दिया है, वापस उसको कच्चा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज कौन सा हो जाएगा, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इन अ स्मॉल पीसेस। हमेशा याद रखना, बर्निंग इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज एंड मेल्टिंग इज ऑलवेज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following is not a physical change? अब इनमें से कौन सा physical change नहीं है? Yes, कौन सा इसमें से physical change नहीं है? Melting of wax, tearing a piece of the paper, dissolution of salt in water and digestion of food. Not a physical change. See, digestion of food is not a physical change. That is a chemical change. एक बार खाना डाइजेस्ट हो गया तो वापस से हम उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते। एंड जो हमने खाना खाया है, डाइजेशन के बाद जो हमारा खाना बना है, दैट बोथ आर द डिफरेंट, है ना, उनकी प्रॉपर्टी अलग है।
हर चीज उनकी अलग हो जाएगी. सो डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज. क्लियर? Now, question number 16. So, a change in which one or more new substance are formed is called. एक ऐसा change जहां पे एक या फिर एक से ज्यादा नए substance का formation होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, या फिर नन ऑफ द अबव. क्या कहलाएगा भाई वो? यस, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. ठीक है. देखो यार, आज की क्वेश्चंस जो है ना 7th क्लास को बहुत ही मजे आने वाले, उनके 20 में से 20 आए होंगे, है ना. और इतना इजी टेस्ट पेपर ये बन गया है ना, क्या बताऊं. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. So the iron pillar near the Qutub Minar in Delhi is a famous for a following facts. तो आप सबने कुतुब मीनार में उस आयरन पिलर को देखा होगा, है ना, जिसको लोग ऐसे फोल्ड करके हाथ ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ होता है. Now, which of these fact is responsible for its long stability? तो वो लोहे का है ना, एंड वो बहुत सालों से वहां पे है. तो क्या है, इट इज, उसकी खासियत क्या है कि इट इज मोर देन 7 मीटर हाइट. वो 7 मीटर से ज्यादा लंबा है. उसका वेट जो है वो 6000 kg का है. इट वॉज बिल्ट मोर देन 1600 ईयर्स अगो. वो 1600 साल पहले बना था. एंड इट हैज नॉट रस्टेड आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड. जनरली मेटल्स जो है, आयरन जो है वो रस्ट हो जाता है क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे है, बट वो अभी तक रस्ट नहीं हुआ. कौन सा? विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17? जनरली यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल एंड केमिकल चेंज. तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो वो पिलर है कुतुब मीनार में, 1600 साल, देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1600 ईयर्स अगो. वो पुराना है, 6000 kg का है, 7 मीटर से भी लंबा है, बट द फैक्ट इज कि उस पर अभी रस्ट नहीं लगा है ना. उस पे क्या हुआ है? इट हैज नॉट रस्टेड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. क्लियर? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following statement is incorrect for the chemical reaction? कौन सा statement यहाँ पे incorrect है chemical reactions के लिए? So heat may be given out but never absorbed. Heat given out होता है, मतलब heat release होता है, पर heat absorb नहीं होता chemical reaction में. Sound may be produced. जब chemical reaction होता है तो हो सकता है sound produce हो. A color change may be takes place. chemical reaction के time पे color change होता है. ये क्या इनकरेक्ट है? और गैस में भी इवॉल्व, जब रिएक्शन होता है तो गैस यहाँ से इवॉल्व होता है, क्या ये इनकरेक्ट है? सो जनरली ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देखो क्या है, हीट में बी गिवन आउट बट नॉट एब्जॉर्ब. ऐसा तो नहीं हो सकता, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सो बोथ केसेस आर पॉसिबल कि वो हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और हीट वहां से रिलीज भी हो सकती है. ये दोनों चीजें पॉसिबल है. सो फॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एंड हमें यहाँ से इनकरेक्ट ही पूछा था. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 18 option A is the correct answer. Okay, now the second last, combustion is a dash change. combustion होता है burning in presence of oxygen. burning in presence of oxygen. किसी भी चीज को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सो दैट इज कॉल्ड बर्निंग. सो बर्निंग एक टाइप का क्या बताया है, हमेशा केमिकल चेंज होता है. किसी भी चीज को आप बर्न कर दो, ठीक है, कंबस्ट कर दो, तो वो वापस से चेंज नहीं हो सकता है. एक बार जो चीज जल गई वो जल गई, है ना, इसलिए किसी से जलना नहीं चाहिए हमको, केमिकल चेंज हो जाएगा वहां पे. ठीक है. सो कंबशन इज अ केमिकल चेंज. क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ last question of this question paper. So which of the following is an example of physical change? Yes, कौन सा इसमें फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है? रेस्पिरेशन, इवापोरेशन ऑफ वाटर, मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा, एंड ऑल ऑफ दी अबव. सो रेस्पिरेशन तो देखो भैया पूरा केमिकल चेंज है. इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर से बन गया है वेपर, वेपर से वापस से हम वाटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज, है ना. हमसे फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल पूछा था. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. और इसी के साथ हमने टोटल 20 के 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट. बहुत इजी इस बार साइंस का पेपर बना था, नो डाउट, एंड आई होप कि सबके 20 आउट ऑफ 20 ही आए होंगे, है ना. और जिनके नहीं आए हैं
या फिर जिनके आए भी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई मैम हमारे तो इतने नंबर आ गए हैं, बहुत अच्छा पेपर था, बहुत इजी पेपर था, या फिर हमारी तैयारी इतनी अच्छी थी कि हमें पेपर इजी लगने लगा, है ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सारी चीजें बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम क्या करेंगे। एज यूजुअल जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वही चलेंगी। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।